फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो देख रहे थे, मैं पूजा कुमारी सीडीपी का क्लास कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा के बारे में देखेंगे, जिसमें ये मेरी दीपू लर्न एकेडमी चैनल है, जिसके माध्यम से आप लोग को बैक टू बैक वीडियो मिलती रहे और आपका जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से बने रहेगी, ठीक है। महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको लिए हैं और इसमें देखेंगे सिद्धांत, बाल विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, अवस्थाएं हैं, एनईपी 2020 फिर एनसीएफ 2023 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और सीडीपी थोड़ा आसान सब्जेक्ट भी है और इसमें आपको काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देने पर अच्छे नंबर मिल जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे बाल विकास एवं अवस्थाएं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का देखेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, बाल विकास का सिद्धांत सर से पैर की ओर विकास कहलाता है। तो जब हम लोग सर से पैर की ओर विकास कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेफलोकोडल, ठीक है, सेफलोकोडल, ठीक है, सर से पैर की ओर सेफलोकोडल, ठीक है। ये बच्चे हैं और इसका ये सर है और इससे पैर की ओर, ठीक है, इधर पैर की ओर बच्चे का जो विकास होता है इसको क्या कहा जाता है, सेफलोकोडल, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये वाली जो क्वेश्चन थे इसको कल भी देखे थे और आज भी इसको थोड़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। निकट से दूर की ओर विकास किस सिद्धांत का दर्शाता है। तो जो निकट है उसे दूर की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए, निकट से दूर की ओर विकास के सिद्धांत को दर्शाता है तो ये प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। अगर सर से पैर की ओर बात करें तो ये सेफलोकोडल हो गया और निकट से दूर की ओर यानी दूर की ओर विकास क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखेंगे, विकास की प्रक्रिया होती है तो कैसा होती है, रुक रुक कर, कभी हाथ बढ़ गया फिर रुक गया, कभी पैर बढ़ गया फिर रुक गया, ऐसा तो नहीं होता। सतत होता है या फिर अचानक होता है या फिर अनियमित होता है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि एकदम से बड़ा हो गया या फिर अनियमित हो गया, आज हाथ बढ़ गया तो फिर दूसरा दिन नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता, समानता, अनुकरण या पुनर्वलन। क्या होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का, शिशुअवस्था सामान्यतः मानी जाती है। शिशुअवस्था सामान्यतः मानी जाती है। तो शिशुअवस्था सामान्यतः मानी जाती है कब से मानी जाती है, तो इसको जन्म से 2 वर्ष, जब जन्म से 0 से 2 वर्ष, ठीक है, शिशुअवस्था काल माना जाता है, यानी शिशुअवस्था इसको माना जाता है। पूर्व बाल्यावस्था का आयु काल है। पूर्व जो बाल्यावस्था है तो वो किस काल को कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष या फिर 12 से 18 वर्ष या फिर 18 से ऊपर। तो देखिए, 2 से 6 वर्ष को पूर्व बाल्यावस्था, इसके बाद 6 से 12 इसको क्या कहा जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। अब 12 से 18 को क्या कहेंगे, इसको किशोर अवस्था, ठीक है, और 18 वर्ष से ऊपर तो अडल्ट में आ जाएंगे। उत्तर बाल्यावस्था यानी क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बाल्यावस्था की आयु है। तो हम लोग बात किए थे 6 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था की आयु है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का, किशोरावस्था की जो शुरुआत सामान्य तो होती है, तो कब से होती है, कब से होती है फ्रेंड, दो वर्ष से, 6 वर्ष से या फिर 12 वर्ष से या फिर 20 वर्ष से। कब से हो जाती है, तो ये 12 वर्ष से होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था की आयु है। तो पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था की आयु कितनी है, तो इसकी आयु है, तो देखिए कब किशोरावस्था की शुरुआत सामान्य तो होती है, कब से होती है, 12 वर्ष से, ठीक है।
कब से हो जाती है? 12 वर्ष से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था की आयु है। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था की आयु है क्या है? तो देखिए संवेदीगामक अवस्था की आयु कब होती है? तो 0 से 2 वर्ष। काफी संवेदनशील आयु होता है ना इस टाइम पे बच्चे का। और क्वेश्चन नंबर 10 का, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है तो 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या फिर 7 से 11 वर्ष, या फिर 11 से 18 वर्ष। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 का है, आपको आंसर भी साथ साथ में मिलेगी और क्वेश्चन तो है ही है, साथ में आंसर भी। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दूर में रखेंगे, साथ में आंसर भी रखें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए एनईपी 2020 के अनुसार नई शैक्षिक संरचना है। एनईपी 2020 के अनुसार नई शैक्षिक संरचना है। तो ए का है 10+2, बी का है कि 5+3+3+4, या फिर सी में है कि 8+2+4, और डी में है कि 6+2+4। इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए हम लोग एनईपी 2020 में देखे थे 5+3+4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का देखेंगे, फाउंडेशनल स्टेज की आयु है। फाउंडेशनल स्टेज की आयु कब है? तो फाउंडेशनल स्टेज की आयु है 3 से 8 वर्ष। 3 से 8 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज की आयु है। इसके बाद एनसीएफ के अनुसार प्रारंभिक कक्षाओं में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है कैसा होता है? तो रटने की विधि, या फिर खेल एवं गतिविधि आधारित, व्याख्यान विधि, खेल परीक्षा आधारित। तो कैसा होना चाहिए? खेल एवं गतिविधि आधारित होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का, एनईपी 2020 में ईसीसीई का मुख्य उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना, समग्र विकास, केवल गणित, केवल परीक्षा। तो देखिए समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, समग्र विकास होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, बाल विकास मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वंशानुक्रम एवं वातावरण, केवल वंशानुक्रम, या फिर भाग्य। ये भाग्य और केवल वाला बात तो हटा ही दीजिए, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का ही होगा, इस पर ही आधारित है। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर है, दोनों समान है। वृद्धि केवल शारीरिक, विकास समग्र, या फिर विकास केवल शारीरिक, कोई अंतर नहीं। तो देखिए वृद्धि केवल शारीरिक, वृद्धि क्या होता है? शारीरिक, और विकास समग्र होता है, ये अंतर है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, एनसीएफ के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में किस भाषा पर विशेष बल दिया गया है? तो मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा, क्योंकि बच्चे मातृभाषा से ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। स्थानीय भाषा जो उसका लोकल लैंग्वेज है, जो उसका घर की भाषा है, जिससे उनके मम्मी पापा, घर के फैमिली के सभी लोग बात करते हैं, उस भाषा से बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। इसी पर एनसीएफ के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में इस भाषा पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का, फाउंडेशनल स्टेज में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो देखिए फाउंडेशनल स्टेज में मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा पर होना चाहिए, सतत अवलोकन आधारित, या फिर केवल मौखिक, या फिर वार्षिक। तो देखिए केवल लिखित तो नहीं होना चाहिए, केवल लिखेंगे तो लिख के क्या, जब पता ही नहीं चलेगा तो उसको लिखकर होने से क्या फायदा होगा? तो कैसा होना चाहिए? सतत होना चाहिए और अवलोकन आधारित होना चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, बाल विकास का सर्वोत्तम संकेतक है केवल ऊंचाई, केवल वजन, व्यवहार एवं सभी क्षेत्रों में परिवर्तन। तो देखिए जो बाल विकास का सर्वोत्तम संकेतक है तो क्या होना चाहिए? इसमें व्यवहार, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तथा व्यवहार में परिवर्तन होता है, तथा उसके सभी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसका शरीर बढ़ेंगे, उसका हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ेंगे, उसका मानसिक विकास होगा। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों में परिवर्तन होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के, एनसीएफ के अनुसार प्रारंभिक अवस्था में सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम है तो खेल, कहानी और अनुभव। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, एनईपी 2020 एवं एनसीएफ आधारित 100 एमसीक्यूज को फिर से देखेंगे। तो बाल विकास एक प्रक्रिया है, तो कैसा है? सतत एवं क्रमिक है, और विकास का सिद्धांत सिर से पैर की ओर सेफलोकोडल होता है। निकट से दूर की ओर विकास कहलाता है प्रोक्सिमोडिस्टल। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता को स्वीकार करता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता। शिशुअवस्था की आयु होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था की आयु है 2 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था की आयु 12 वर्ष।
विकास का सबसे महत्वपूर्ण से आधार है वंशानुक्रम और वातावरण। वृद्धि मुख्यतः संबंधित है क्या है, शारीरिक परिवर्तन। विकास केवल वजन केवल नहीं, इसका तीनों होगा ना, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन होता है। पियाजे के अनुसार तो 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो 11 वर्ष के बाद। एनईपी 2020 के अनुसार नई शिक्षा नीति 5+3+3+4। फाउंडेशन स्टेज की आयु है तो कब है, 3 से 8 वर्ष। प्रिपरेंसी स्टेज की आयु है तो प्रिपरेंसी स्टेज है 3 से 8 वर्ष। और मिडिल स्टेज की आयु है, मिडिल स्टेज की आयु कब से है, तो मिडिल स्टेज की आयु हो गया आपका 11 से 14 वर्ष। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज की आयु कब है, तो सेकेंडरी स्टेज की आयु हो गया आपका 8 से 11 वर्ष, 14 से 18 वर्ष। एनसीएफ के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में सबसे उपयुक्त विधि है तो खेल एवं गतिविधि आधारित। क्वेश्चन नंबर 22 का एनईपी 2020 में ईसीसी का उद्देश्य है समग्र विकास। ठीक है, एनसीएफ के अनुसार शिक्षण का प्रमुख माध्यम होना चाहिए मातृभाषा और स्थानीय भाषा। प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, सतत एवं अवलोकन आधारित। एनईपी 2020 में किस पर विशेष बल दिया गया है, तो अनुभवात्मक एवं दक्षता आधारित अधिगम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, इसको देखेंगे। परिभाषा है, जन्म से लेकर वयस्क होने तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तनों की सतत और देखिए बाल विकास में चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें कुछ परिभाषाएं देख रहे हैं। तो जन्म से लेकर वयस्क होने तक बच्चे में होने वाले शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तनों की सतत और क्रमिक प्रक्रिया को बाल विकास कहते हैं। क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर का परिभाषा है वृद्धि, ग्रोथ। तो परिभाषा शरीर के, इसमें परिभाषा में क्या है कि शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन तथा अंगों के आकार में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि को वृद्धि कहते हैं। अब विकास के बारे में देखिए तो शारीरिक होता है, मानसिक होता है, सामाजिक होता है, भाषाई, संवेगात्मक एवं नैतिक क्षेत्र में होने वाले गुणात्मक, क्वालिटेटिव और मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव परिवर्तनों की निरंतर प्रक्रिया को विकास कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये परिभाषा है ना, मुंह में बार बार आ जाता है क्वेश्चन नंबर। तो परिभाषा 4 का देखेंगे। परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन। शरीर एवं मस्तिष्क के प्राकृतिक विकास के कारण किसी कार्य को करने की जो क्षमता होता है, जो विकसित होता है, तो उसको परिपक्वता कहलाता है। तो अधिगम के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो अनुभव एवं अभ्यास के कारण जो व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहेंगे, अधिगम। अब इसमें देखेंगे एमसीक्यू। विकास की प्रक्रिया कब तक चलती है, तो जीवन भर चलती है। ठीक, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, तो कौन सा, क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18 का, बच्चे पहले बैठना फिर खड़ा होना बाद में चलना सीखते हैं, तो ये किस सिद्धांत का है, तो ये क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत है। विकास का सबसे तीव्र काल कौन सा है, शैशवावस्था। बालक के विकास को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं तो वंशानुक्रम एवं वातावरण। खेल ही बच्चे का कार्य है, यह कथन किस अवस्था पर अधिक लागू होता है, तो पूर्व बाल्यावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था को किस नाम से भी जाना जाता है, तो खेल अवस्था भी इसको कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको टोली अवस्था कहते हैं। ठीक, गैंग एज। उत्तर बाल्यावस्था को टोली एज कहते हैं। किशोर अवस्था को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समस्याओं की आयु, क्योंकि इसी टाइम ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन आते हैं, तो इसको समस्याओं की आयु भी कहते हैं। बाल विकास का अध्ययन किसका विषय है, तो बाल मनोविज्ञान का। एनईपी 2020 में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन का लक्ष्य किस कक्षा तक है, यानी कक्षा 3। कक्षा 3 तक के बच्चों को पढ़ना, लिखना तथा जोड़ना घटाना आना चाहिए। बेसिक जोड़ना घटाना आना चाहिए। एनसीएफ के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं किससे, अनुभव एवं गतिविधियों से। एनसीएफ में किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल दिया गया है, तो बोर्ड कौन सी में, तो स्वतंत्र एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 39 का, विकास का कौन सा पक्ष भाषा से संबंधित है, भाषाई विकास। बच्चे का पहला विद्यालय कौन सा है, तो उसका परिवार है। क्वेश्चन नंबर 48 का, बाल विकास में शिक्षक की भूमिका है, तो क्या भूमिका है, मार्गदर्शक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 42 किस अवस्था में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है? तो देखिए किस अवस्था में होती है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था में होता है। किस अवस्था में मित्रों का प्रभाव सबसे अधिक होता है? तो ये होता है किशोरावस्था में। विकास का कौन सा पक्ष भावनाओं से संबंधित है? तो कौन सा पक्ष है जो भावनाओं से संबंधित? वो है संवेगात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 45 बाल विकास का उद्देश्य है, तो कौन चीज से है? केवल परीक्षा में अंक, समग्र विकास, तो समग्र विकास होगा ना। क्वेश्चन नंबर 46 में एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, तो कैसे होनी चाहिए? कौशल एवं दक्षता पर होनी चाहिए। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका है ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सहायक एवं सुगमकर्ता। तो सहायक एवं सुगमकर्ता होना चाहिए। टीचर एक कैसा होना चाहिए? सहायक होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसा होना चाहिए? फैसिलिटेटर, ठीक है, ना कि टीचर बल्कि वो फैसिलिटेटर, ठीक है। उस बच्चों के लिए एक सुगमकर्ता होना चाहिए, ये एनसीएफ में कहा गया है। विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 का है कि बाल विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो समग्र विकास, केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, केवल भाषा विकास। इसमें हो जाएगा समग्र विकास। एनईपी का 2020 का प्रमुख उद्देश्य परीक्षा केंद्रित शिक्षा, समग्र समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा, केवल अंग्रेजी शिक्षा। तो कैसा होना चाहिए? समग्र और समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखते हैं इसमें फिर से। जीन पियाजे एक स्विस, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड यानी स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं अपने अनुभव से करते हैं। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं जो संवेदीकामक 0 से 2 वर्ष है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक 11 वर्ष एवं आगे। लेव वाइगोत्स्की के बारे में देखें तो ये क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक वातावरण भाषा के माध्यम से होता है। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत दिए थे, तो जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वो शिक्षक या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है, ठीक है। तो इसके फोल्डिंग देखते हैं, तो शिक्षक द्वारा जब बच्चा नहीं सकता है, थोड़ा सा पढ़ाई करते करते वो नहीं कर पाता है, नहीं पढ़ाई कर, जैसे ए से एप्पल बोल जाता है लेकिन बी सी डी से नहीं बोल पाता है, तो वहाँ पर कोई टीचर या कोई अस्थाई उसको मदद करता है। जैसे ही बच्चा सीख जाता है तो थोड़ा सा उसको हटा देता है, इसके बाद उसको हटा दिया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। शिक्षक द्वारा आवश्यकता अनुसार दी गई अस्थायी सहायता जिसे धीरे धीरे कम कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर पौधा रोपते हैं ना, छोटा वाला पौधा अगर रोपाई करते हैं तो उसको क्या करते हैं? साइड से एक डंठल बांधते हैं ताकि वो उसको अस्थायी उसका सहारा बने। जैसे ही पौधा बढ़ने लगता है वैसे ही उसे डंठल को हटा देते हैं, ठीक इसी प्रकार इसके फोल्डिंग भी एक बच्चे के लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर नहीं, ये टॉपिक 4 का है कि एरिक एरिक्सन जिन्होंने क्या दिया था? मनोसामाजिक विकास का, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया। उन्होंने जीवन को 8 विकासात्मक अवस्थाओं में विभाजित किया। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती बल्कि कई प्रकार की होती है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है, तो कहाँ से प्राप्त करता है? स्वयं अनुभव द्वारा। वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस की इस अवस्था में विकसित होता है, तो ये संवेदीकामक अवस्था में होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता है तो क्या होता है? ये आत्म केंद्रित होते हैं, ठीक है। 2 से 6 वर्ष के बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं। संरक्षण कंजर्वेशन की समझ किस अवस्था में आती है? तो ये आती है 7 से 11 वर्ष। ये नहीं पता बच्चे को कि ये जो है, जैसे इस तरह का एक बर्तन हो गया और इस तरह का एक बर्तन हो गया, ठीक है, या बोतल ले लें, इस तरह का एक डिब्बा हो गया और इस तरह का एक डिब्बा हो गया, लेकिन इसमें भी समान पानी भरेंगे, इसमें जितना पानी भरेंगे इसमें भी उतना ही पानी भरा जाएगा। तो बच्चा क्या मानेगा कि नहीं, इसमें ज़्यादा पानी भरा जाएगा लेकिन इसमें कम भरा जाएगा, क्योंकि ये लंबा है इसलिए इसमें ज़्यादा पानी भरा जाएगा और इसमें कम भरा जाएगा। तो ये संरक्षण का जो गुण है ये 7 से 11 वर्ष में आती है, ठीक है, पियाजे के अनुसार। कंजर्वेशन, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का अमूर्त चिंतन।
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदीगामक में, पूर्व संक्रियात्मक में। तो ये कब होता है? औपचारिक संक्रियात्मक में होता है। ठीक है। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? तो वाइगोस्की ने दिए हैं। स्केप फोल्डिंग का संबंध किससे है? तो वाइगोस्की से है। वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो उसका समाज और भाषा। एरिक्सन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाषा मनोसामाजिक विकास से। ठीक है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया? कोलबर्ग ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने दिया है। संगीत प्रतिभा किस बुद्धि का उदाहरण है? सांगीतिक बुद्धि का। गणितीय क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? तो तार्किक गणितीय। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? तो कौशल एवं दक्षता आधारित शिक्षा पर। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर होना चाहिए। फाउंडेशनल स्टेज में मुख्य रूप से किस पर बल है? तो किस पर है? खेल एवं गतिविधि आधारित अधिगम पर। एफएलएन का पूरा नाम है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक किस पर विशेष ध्यान दिया गया है? तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर। एनसीएफ के अनुसार सीखना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अनुभवात्मक। ठीक है। बच्चे की जिज्ञासा को बढ़ाने वाला शिक्षक कहलाता है। सुगमकर्ता किस मनोवैज्ञानिक ने खोज आधारित अधिगम डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया? तो किसने दिया है? तो ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका है समय खोजकर सीखना। ठीक है। एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं समग्र। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है शिक्षक को कैसा होना चाहिए? बच्चे की रुचि, आवश्यकता और क्षमता के अनुसार सीखना। अब परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो पियाजे सोच कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगोस्की समाज प्लस जेडपीडी प्लस स्कैफोल्डिंग। इस एरिक्सन का हो जाएगा मनोसामाजिक विकास, कोलबर्ग का हो गया नैतिक विकास, गार्डनर का हो गया बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस, ब्रूनर का हो गया खोज आधारित अधिगम डिस्कवरी लर्निंग। इसमें कुछ फिर से देख लेते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत दिया, उसके अनुसार सीखना अभ्यास और सही प्रतिक्रिया के बार बार दोहराव से होता है। थॉर्नडाइक का प्रमुख नियम है तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। इवान पाउलो का है कि शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है। इसमें एक नई प्रतिक्रिया उत्तेजना स्टिमुलस के साथ जोड़कर सीखी जाती है। बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार पुनर्वनन रेनफोर्समेंट से सीखना अधिक प्रभावी होता है। अल्बर्ट बंडूरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी दिया। बच्चे दूसरों को देखकर ऑब्जर्वेशन यानी मॉडलिंग सीखते हैं। अब देखेंगे 5वां नंबर का आर्नोल्ड गेसल जिन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार विकास मुख्यतः जैविक परिपक्वता पर आधारित होता है। जब तक बच्चे परिपक्व नहीं होंगे तो तब तक उन्हें सही ज्ञान का शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। सिगमंड फ्राइड जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत साइकोलोनेटिक थ्योरी दिया और व्यक्तित्व विकास में अचेतन मन की भूमिका पर बल दिया। अब देखेंगे ब्लूम के बारे में। बेंजामिन ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी दिया। ब्लूम के 3 क्षेत्र हैं संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, एफेक्टिव, मनोचालक, साइकोमोटर। इस प्रकार से वो सारे हैं। तो हम लोग यहाँ तो देख ले थ्योरी, आप लोग आंसर लगा सकते हैं। आप लोग को नोट्स में सारी चीजें मिल जाएगी, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट हैं जो इसको मैंने शॉर्ट में लिखी हूँ कि एनईपी 2020 5+3+3+4 संरचना है। एनसीएफ 2023 खेल गतिविधि और अनुभव आधारित शिक्षण होता है। ईसीसी 3 साल से 8 वर्ष तक होता है। एफएलएन कक्षा 3 तक होना चाहिए। शिक्षक क्या होता है? फैसिलिटेटर होता है। सुगम करता है। बच्चा क्या है? एक्टिव लर्नर होता है। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।